Hello and welcome students. So today we are going to start a new chapter that is on carbon family, and previously we were discussing about the boron and the various elements that comes in their group. जैसे कि हम periodic table में देखते हैं, ठीक है, जो boron का adjacent group है, that is your group for 14 group, that is your carbon family. Okay. अब इसके अंदर जो और एलिमेंट्स हैं एज यू कैन सी गोइंग फ्रॉम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं एज यू कैन सी कार्बन दैट मीन्स इट हैज़ अ 6 एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल है इट इज़ NS2 ठीक है। अब यहाँ पे हम वही कॉन्फ़िगरेशन को देखते जाएंगे गोइंग फ्रॉम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। तो कार्बन और सिलिकॉन में आप देख रहे हो द कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 2s2 2p2 और 3s2 3p2। बट जैसे ही हम सिलिकॉन से जर्मेनियम में जाएंगे तो देर इज़ अ चेंज, दैट मीन्स देर इज़ एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल्स इन बिटवीन, ठीक है। सो यू विल सी अ वेरिएशन in their properties if we talk about germanium, tin or lead. So this variation in their properties, this is due to the difference in their corresponding electronic configurations. So first of all, let's talk about atomic and ionic size. Okay. So since the number of shells are increasing when you go down the group, so the atomic and ionic size, this will increase by going down the group. तो जैसे जैसे हम ग्रुप में बढ़ते हैं गोइंग फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन टू जर्मेनियम, इनर ऑर्बिटल्स आपके बढ़ रहे हैं, सो देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट आयनाइजेशन एनर्जीज, आयनाइजेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? आपकी टेंडेंसी, मतलब आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं अक्रॉस द पीरियड देखूं, ठीक है, तो मेरा सबसे ज़्यादा आयनाइजेबल कौन सा है? लिथियम, ठीक है, जो इजीली लूज़ कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, क्योंकि वो आराम से लूज़ करके एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बना सकता है। पर जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड हम बढ़ते हैं, ठीक है, मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल रिमेन्स द सेम, जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेम है, बट मेरे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है, तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही होती है। बट वहीं पे अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करें, ठीक है, कि कार्बन से सिलिकॉन देन जर्मेनियम, तो इस केस में क्या हो रहा है? मेरा डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दिस विल चेंज, वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेरी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो घट रही है। दैट मीन्स मुझे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लग रही थी उससे कम सिलिकॉन में लगेगी और उससे कम जर्मेनियम में, ठीक है। एंड दिस ड्यू टू द एटॉम इंक्रीज इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक साइज। एंड सेकेंड थिंग इज देयर आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज हायर देन दैट ऑफ ग्रुप 13। दैट मीन्स बोरॉन फैमिली से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। जैसे हमने बात करी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हमेशा बढ़ता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सो इन दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिस इंक्रीजेस इन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दे आर द रिवर्स ऑफ ईच अदर। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं वो है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज टेंडेंसी टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस केस में क्या है, जितना आप डाउन द ग्रुप जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो उसी वजह से और मेरी आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, सिमिलरली मेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी घटेगी। दिस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। वो इजिली लूज कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। If we talk about their oxidation state, you know that we have the outer electronic configuration as your NS2 NP2, ठीक है। तो मेरे पास जो आउटर शेल्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस वजह से जो मेरे कार्बन है सिलिकॉन है दे टेंड्स टू फॉर्म योर 4 different covalent bonds with another atom, ठीक है, like your methane are there, CCl4 are there, ठीक है। ये सारे जो एटम्स हैं यहाँ पे 4 वैलेंसी आपको दिखाई देती है, ठीक है।
But although carbon and silicon, they have their 4 different covalent bonds with other atoms, but they cannot exceed this covalency to more than 4. ठीक है, 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी आपको वहाँ पे नहीं दिखेगी. ठीक है, इसमें रीज़न क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल. ठीक है, हमारे जो जर्मीनियम है, टिन है, लिड है, ठीक है, इनकी जो कोवेलेंसी है जनरली ये 4 नहीं मिलती है. ये सिर्फ इनिशियली कार्बन और सिलिकॉन इन केस में ही पाई जाती है. ठीक है, उस केस में हमारी कार्बन और सिलिकॉन के केस में हमारी कोवैलेंसी 4 है. बाकियों के केस में इट में वेरी. इफ यू टॉक अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जैसे हमने कहा जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है. ठीक है, सो इट कैन गोज अप टू +4 और for higher elements like germanium, tin, lead, we can also see +2 oxidation state. So this is due to inert pair effect. ठीक है, जितना जितना हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेरी जो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन दिस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. ठीक है, तो मेरा जहाँ पे मैं कार्बन और सिलिकॉन में चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हूँ, वहीं पे मैं जर्मीनियम, टिन, लेड, इन केसेस में क्या है, मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हूँ. रीज़न क्या है? जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दैट शोज एन इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, वो अपने आप को इनर शेल्स में एक इनर्ट पेयर की तरह ही रखना चाहता है, वो लूज उसको नहीं करना चाहता था. तो बॉन्डिंग के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एंड दैट इज वाई वी सी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ जर्मीनियम, टिन एंड लेड. लुकिंग एट देयर मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, दे आर लेसर मेटालिक देन योर 13 ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू अगेन देयर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. ये उसी से रिलेटेड है. एंड मूविंग डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस. जैसे आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है नीचे, जैसे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हमारा मेटालिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है. तो जहाँ पे मेरा कार्बन है इट इज़ अ नॉन मेटल, सिलिकॉन बिहेव्स लाइक अ सेमी मेटल, एंड टिन एंड लेड दे आर द सॉफ्ट मेटल्स. ठीक है, सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इट इज़ हायर देन दोज ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ठीक है, दैट मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन इज हायर देन दैट ऑफ बोरॉन. रीज़न क्या है? ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज इन कंपैरिजन टू द ग्रुप 13 एलिमेंट्स, एंड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेरी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी घटती है, going from carbon to silicon to germanium and so on. ठीक है, if we talk about the melting and boiling point, again this decreases from top to bottom. As you know that melting and boiling point किस पे depend करता है? Attraction between the two. So the size of the atom that starts increasing on going down the group, size बढ़ेगा तो interatomic force of attraction मेरा घटता जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो वो इजीली बॉयल ऑफ हो सकता है या फिर मेल्ट हो सकता है. ठीक है, सो दिस विल डिक्रीजेस गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इफ यू टॉक अबाउट एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी मीन्स कि कितने वो फॉर्म्स बना सकता है. जैसे हम जानते हैं कि कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, वन इज़ अ डायमंड, अनदर इज़ अ ग्रेफाइट. ठीक है, ग्रेफाइट जो सेमी अमॉर्फस की तरह होता है, डायमंड आपको एकदम क्रिस्टलाइन नेचर है. ठीक है, अमॉर्फस फॉर्म आप देखते हो, वी हैव कोल, कोक इज देयर, चारकोल इज देयर, वो एकदम जैसे पाउडर की तरह होते हैं, टैल्कम पाउडर है, आप देखते हैं वो अमॉर्फस फॉर्म है. ठीक है, तो कार्बन के 2 क्रिस्टलाइन और ग्रेफाइटिक फॉर्म्स हैं. सो दे शोज एलोट्रॉपी. सो ऑल द एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ allotropes. Like in silicon we also have amorphous silicon, we also have crystalline silicon. In case of tin you have alpha tin, beta tin, gamma tin. ठीक है, तो different allotropic forms are there. So one of the important property that shows by the carbon family is the catenation. Catenation क्या है? Generally catenation हम relate करते हैं chain से. ठीक है, जैसे इस image में आप देख रहे हो, that means one atom is linked to another atom and this can goes on, एक chain type of skeleton structure बनता जाता है. So this is the ability of the like atoms like carbon, carbon, silicon, silicon, germanium, germanium, okay,
टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद वन अनदर, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ लिंकेज, ठीक है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन विच इज शोन बाय द कार्बन फैमिली. So this is mainly observed in carbon because of its smaller size and higher electronegativity. वो छोटे साइज का है प्लस वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बिलीव करता है, ठीक है. तो उसकी वजह से ये चेन टाइप ऑफ लिंकेज इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन कार्बन एंड इट्स corresponding elements. So depending upon the bond strength, like in this case CC bond, we have this 335 kilojoule per mole. It can form either a long or straight chain or a branched one, ठीक है. लॉन्ग स्ट्रेट चेन भी बन सकती है कार्बन की, या फिर वो एक ब्रांच्ड फॉर्म में भी बन सकता है, ठीक है. इट कैन फॉर्म बी अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है. सो यू नो दैट दिस इज अ कार्बन स्केलेटल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम इसको कार्बन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हमारे नेचर में, इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जहाँ पे कार्बन का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है. सो दिस ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, this shows catenation, which is the basis of an organic compound, and this tendency of catenation this decreases as you go down the group. क्योंकि जितना जितना हम ग्रुप में नीचे बढ़ते जाते हैं, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, घटती जाती है, और मेरा साइज जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है. तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगी, तो मेरी कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी मेरी घटती जाती है, ओके. So now talking about the p-pi bond and p-pi-d-pi bonds. So carbon, which is the first element of the group 14 series, this differs from the other members of its family. And why? Because this is due to the ability of p-pi multiple bonds with either itself or with other non-metals. For example, you have nitrogen and oxygen. वो इनसे या तो वो खुद से लाइक CC डबल बॉन्ड या CC ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, या फिर वो किसी अदर नॉन मेटल से, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है. सो दिस टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi-d-pi बॉन्ड, दिस इज शोन बाय सिलिकन इन पर्टिकुलर, ठीक है. जहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ उसका लिंकेज है, तो वहाँ पे p-pi-d-pi बॉन्ड हो रहा है. तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर पूछा जाए, ठीक है. जहाँ पे ऑल्दो पाई बॉन्डिंग तो है, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में आप जानते हो एक सिंगल बॉन्ड जो है विच इज़ द सिग्मा बॉन्ड, अनदर बॉन्ड दिस इज अ पाई बॉन्ड, ठीक है. वन अनदर बॉन्ड दिस इज ऑल्सो अ पाई बॉन्ड. अब p-pi है या p-pi-d-pi है, इसका डिफरेंस क्या है. कार्बन आप जानते हो, कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वी हैव योर 2s2, यू हैव योर 2s2 2p2, ठीक है. तो मेरे पास जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ p इलेक्ट्रॉन्स की है. सो दैट इज वाई दिस बिटवीन C एंड C वी हैव ऑलवेज हैव अ p-pi बॉन्ड. बट जहाँ पे मेरे इन्वॉल्वमेंट d इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, सच एज इन दिस केस ऑफ सिलिकन, उस केस में क्या है, मेरे पास एम्प्टी शेल्स हैं, d ऑर्बिटल्स हैं, तो वहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल से मेरे सिलिकन के d ऑर्बिटल्स में हो सकती है. सो इस केस में जो बॉन्ड बनते हैं वो है p-pi-d-pi बॉन्ड्स. सो एज इन द केस ऑफ ट्राईमिथाइल अमीन है, इट्स शेप इज पिरामिडल, वेर एज दैट ऑफ ट्राइसिलाइल अमीन द शेप इज प्लेनर, ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्यों है कि ट्राईमिथाइल अमीन वो तो पिरामिडल है और ट्राइसिलाइल अमीन है वो प्लेनर है, ऐसा क्यों. तो ट्राईमिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है. नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है एंड देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, CH3 ग्रुप्स आर अटैच्ड टू इट, ओके. तो यहाँ पे यू नो दैट वी हैव अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से जो ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर है वो हमारा पिरामिडल का आता है. बट ट्राइसिलाइल अमीन, दैट मीन्स अगर मैं CH3 को रिप्लेस कर देता हूँ SiH3 से, उस केस में क्या है, मेरा जो स्ट्रक्चर है दैट बिकम्स प्लेनर. You have your N and we have your silicon at 3 different directions,
तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो लोन पेयर है, ठीक है, दिस इज बीइंग डोनेटेड टू द सिलिकॉन, वो बॉन्ड बनाता है पी पाई डी पाई सिलिकॉन के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा जो स्ट्रक्चर है दैट बिकम्स प्लेनर rather than a pyramidal shape. यहाँ पे जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं है, ये लोन पेयर की आइडेंटिटी अपनी इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन रहता है जिसकी वजह से पिरामिडल है। यहाँ पे देर इज नो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बिकॉज द लोन पेयर इज बीइंग डोनेटेड बैक टू सिलिकॉन ड्यू टू द पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऑफन पूछा जाता है, तो ये याद रखना, why trimethylamine it is a pyramidal whereas trisilylamine is a planar. Now let's talk about carbides. Carbides, they are the compounds of carbon with more electropositive elements than itself. अगर कार्बन अपने ऐसे एटम या एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है जो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, तो उस केस में वो कार्बाइड्स बनाता है। कार्बाइड्स मीन जहाँ पे कार्बन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद रहेगा। सो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट इज अ सॉल्ट लाइक और आयनिक कार्बाइड्स, so such as your simple compounds of carbon with more electropositive elements, such as in this case of group 1, 2 and 3, जो मेरे पहले एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनके साथ अगर कार्बन लिंक कर रहा है तो वहाँ पे वो कार्बाइड्स बनाता है। और ऐसे कार्बाइड्स किस तरह के होंगे, सॉल्ट लाइक और आयनिक कार्बाइड्स। So this can be prepared either by heating metal by its corresponding oxides or hydroxide in an electric arc in presence of carbon, ठीक है, जहाँ पे हम एल्कली मेटल्स या एल्कली मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स या उनके हाइड्रोक्साइड्स को इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर अगर हम कार्बन की प्रेजेंस में उसको गर्म करते हैं, सो उस केस में हमें जो एंड रिजल्ट है दैट इज एन आयनिक कार्बाइड्स। एंड दीज आयनिक कार्बाइड्स they are easily hydrolyzed forming their corresponding anions, carbide anions। यहाँ पे पहला जो है that is your मीथेनाइट्स। इनको मीथेनाइट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप इन कार्बाइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हो सो दिस रिलीजेस अ मीथेन गैस, ठीक है, सच एज एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। इफ यू हाइड्रोलाइज इट इन वाटर, ठीक है, दिस फॉर्म्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड with the release of 3 methane molecules। Similarly यहाँ पे हम देखें बेरिलियम कार्बाइड है, ये भी मीथेनाइड है क्योंकि इसके डिसोल्यूशन से मीथेन गैस रिलीज होती है। So these carbides in this case they all contains your C4 minus ions, ठीक है, आप जानते हो बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Be2 प्लस, तो 2 बेरिलियम है, वी हैव Be2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2, so the carbon will have your 4 negative ion। Similarly इसकी प्रिपरेशन क्या है, जैसे हमने कहा कि कार्बन की प्रेजेंस में अगर आप उसको हीट करेंगे you will get your aluminium carbide। So aluminium carbide, it is a pale yellow type of crystal which has a very high melting point। कार्बाइड्स का रोल आप देखो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है विच इज़ अराउंड 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। And similarly beryllium carbide, if you talk about this one, this is a brick red solid and this can again be prepared in, इसके ऑक्साइड्स को अगर आप हीट कर रहे हैं कार्बन के साथ, ठीक है, यू कैन फॉर्म बेरिलियम कार्बाइड। यहाँ पे भी हम देखें ये भी जो है इट हैज़ अ एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर एंड इट कैन बी हीटेड अप टू 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं कार्बाइड्स हैं ये बहुत हायर टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं। सो इट हैज़ अ रोल एट इट हैज़ वेरियस योर एप्लीकेशंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। एंड यू कैन ऑल्सो हैव एसिटलाइट्स। एसिटलाइट्स वहाँ पर हैं जहाँ पे जो एनाइंस हैं दैट कंटेन्स C2 नेगेटिव आयन। कार्बाइड्स के केस में क्या था, यू हैव C4 नेगेटिव, ठीक है, इस केस में क्या है, यू हैव C2 नेगेटिव। सो दिस yield acetylene on hydrolysis। अगर हम यहाँ पे भी सेम हमारे जो प्रेजेंस हैं दैट इज थ्रू देयर ऑक्साइड्स, ठीक है, विद इन प्रेजेंस ऑफ कोक यू कैन फॉर्म कैल्शियम कार्बाइड। सो दिस इज अ C2 नेगेटिव आयन
एंड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इट कैन गिव यू अगेन अ हाइड्रोक्साइड एंड अ एसिटिलीन। यहाँ पे जो मेरा मीथेन की जगह मेरी जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज योर एसिटिलीन, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एस्टरलाइट्स। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव एलाइड्स। एलाइड्स के केस में क्या होगा, जैसे मेरे कार्बाइड्स के केस में मीथेन था, ठीक है, एस्टरलाइट के केस में एस्टिलीन था। इस केस में अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा सो आई विल गिव योर दिस रिएक्शन विल हैव योर एसिटिलीन एज द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही डिफरेंस है मेरा इन तीनों के अंदर, कार्बाइड्स, एस्टरलाइट्स एंड एलाइड्स, ठीक है। वी कैन नाउ ऑल्सो हैव कोवेलेंट कार्बाइड्स। तो अभी तक जो हमने देखे वो तीनों क्या थे, आयनिक कार्बाइड्स, ठीक है। अब है कोवेलेंट कार्बाइड्स की बात, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। So those carbides in which carbon is covalently bonded to the elements with the same electronegativity, such as carbon or higher, such as hydrogen, sulfur or chlorine, ठीक है। सो सच आर द कोवेलेंट कार्बाइड्स। तो हम जैसे देखते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम कार्बोरेंडम, ठीक है। और बोरॉन कार्बाइड्स B4C, ठीक है। तो दे आर further classified, these covalent carbides, they are further classified into two different categories. पहली, जहाँ पे हमारे पास स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जहाँ जिसके अंदर स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सच एज योर मीथेन इज देयर, कार्बन डाइसल्फाइड इज देयर और कार्बन टेट्राक्लोराइड इज देयर, ठीक है। इस केस के अंदर हम ये जो कंपाउंड्स हैं दे आर आइदर गैशियस और वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। तो क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, दे आर थर्मली अनस्टेबल, वो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, एंड दे आर ऑफन अंडर हाइड्राइड्स, सल्फाइड्स एंड क्लोराइड्स। ये एक तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं जो उनके अंदर मिलती हैं, ठीक है, इन सच टाइप ऑफ कार्बाइड्स। सेकेंड इज विच कंसिस्ट ऑफ जाइंट मॉलिक्यूल्स लाइक सच एज योर बोरॉन कार्बाइड्स एंड सिलिकॉन कार्बाइड्स। तो ये थर्मली ज़्यादा स्टेबल है। जहाँ मेरे CH4 कार्बन डाइसल्फाइड है ये अनस्टेबल थे, यहाँ पे ये सॉलिड स्पीशीज हैं, ये बहुत ही हार्ड हैं, केमिकली इनर्ट सॉलिड्स, and due to this it has various application in many industries. Silicon carbide के देखें, it can be manufactured by heating a mixture of coke, sand or sawdust and salt in an electric furnace at a very high temperature of 2000 to 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम सिलिकॉन के ऑक्साइड्स को जो डस्ट के अंदर मिलता है, सैंड के अंदर आप देखते हो आपके बाहर जो जितने भी सैंड पड़ा है उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड हमेशा मिलेगा, ठीक है, सिलिका इज देयर। तो अगर आप उसको कार्बन की प्रेजेंस में एक हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे यू विल गेट योर सिलिकॉन कार्बाइड। सो इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ हार्ड लाइक अ डायमंड एंड देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज अब्रेसिव। अब्रेसिव होता है जैसे आप किसी को घिस के साफ करने में यूज़ करते हो, ठीक है। एक हार्ड सब्सटेंस है जो खुद नहीं घिस सकता बट वो किसी और सब्सटेंस को फिनिशिंग में यूज़ हो सकता है। So although it is chemically inert even at higher temperatures, but in air it dissolves in alkalis. Silicon carbide although वैसे तो inert है but alkaline solution में, that means in presence of air and your alkaline solution it can disintegrate into sodium carbonate and sodium silicate, ठीक है। So silicon carbide that shows an infinite 3D array of silicon and carbon atoms, whereas each carbon is attached to 4 different silicon tetrahedrally, and similarly each silicon is attached to 4 carbon tetrahedrally, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है जहाँ पे सिलिकॉन कार्बन अल्टरनेट प्रेजेंट है। And now the third type of carbides, it is the interstitial carbides. So interstitial carbide जनरली कहाँ फॉर्म होते हैं, जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। So your group 14 elements they combine it with transition metals like your titanium, zirconium, hafnium, vanadium, niobium, इन सब के साथ मिलके या फिर आपके and in some cases lanthanoids and actinoids they form interstitial carbides. So example there are WC which is tungsten के साथ बनता है, tantalum के साथ tantalum carbide is there, vanadium carbide is there, so and so on. So
these are the examples of interstitial कार्बाइड्स। अब ये इंटरस्टिशियल वर्ड क्या है, ठीक है। इंटरस्टिशियल आपने सॉलिड केमिस्ट्री में सुना होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जब सॉलिड ज्योमेट्री में आपके बहुत सारे एटम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सो देर इज़ अ वॉइड इन बिटवीन। जैसे अगर आप देखो कि तीन बॉल्स को अगर आप एक साथ जोड़ोगे तो उन तीनों बॉल के बीच में एक स्पेस हमेशा खाली रह जाता है। सो दैट स्पेस इज अ इंटरस्टिशियल स्पेस विच इज़ अ वेकेंट स्पेस। तो जहाँ पे हम हेवियर या ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें, बड़े एलिमेंट्स की बात करें, उस केस में क्या है, जो कार्बन है दैट ऑक्यूपाइज द ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिशियल साइट्स इन देयर क्लोज पैक्ड लैटिस, ठीक है। एंड दैट इज वाई सच टाइप ऑफ कार्बाइड्स दे आर कॉल्ड एज योर इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। सो इसमें कंडीशन क्या है, द साइज ऑफ द मेटल एटम मस्ट बी लार्ज इनफ टू फॉर हैविंग एन ऑक्टाहेड्रल साइड्स। अगर मेरे साइज जो हैं एटम्स के ज़्यादा बड़े होंगे, जैसे मेरे लैंथेनाइड्स एक्टोनाइड्स के हैं या फिर मेरे ट्रांजिशन मेटल्स के हैं, अगर मेरे साइज जो हैं उन एलिमेंट्स के ज़्यादा हैं, तो इन तीनों के बीच में जो स्पेस रह जाएगा वो भी मेरा ऑक्टाहेड्रल साइट क्रिएट कर पाएगा, और उस ऑक्टाहेड्रल साइट के अंदर मैं कार्बन को इजीली अकोमोडेट कर सकता हूँ। And these carbides, they are infusible, extremely hard and chemically inert, ठीक है। इनफ्यूजिबल मीन्स आप किसी के साथ इसको फ्यूज़ नहीं कर सकते, किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स नहीं कर पाओगे, और ये एक्सट्रीमली हार्ड भी हैं, आप एब्रेसिव की तरह यूज़ भी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं जहां हम चाहते हैं कि वो इतना हार्ड हो कि वो ब्रेक ना कर पाए, ठीक है। सो उस केस में हम कार्बाइड्स यूज़ कर सकते हैं। एंड केमिकली इनर्ट, ठीक है, आप दैट मीन्स आप स्टोरेज में इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप बहुत ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स या रिड्यूसिंग कंपाउंड्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पे हम उसकी जो लाइनिंग है वो उन कार्बाइड से कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई स्पीड टूल्स, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, हम देखते हैं कि आप इंडस्ट्री में जाते हो तो देखते हो मशीनें जो हैं वो कितनी तेज़ स्पीड से चल रही होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रगड़ खा के घिस रही होती हैं। अगर उस केस में हम सॉफ्ट मेटल यूज़ करेंगे तो मेरी मशीनरी बहुत जल्दी ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो उन केसेस में हम क्या है, कार्बाइड्स को यूज़ करते हैं विच आर वेरी हार्ड एंड इनफ्यूजिबल, जहाँ पे वो एक दूसरे से टूट नहीं सकती, ईजिली डिसरप्ट नहीं हो सकती। Okay, so that is all for today, students. In the next class I will discuss about the more such about carbon family, and especially about the fluorocarbons and silicates. So thank you for listening.